हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनके केमिस्ट्री का सेशन अब मैं शुरू करूंगा और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिस्कशन शुरू करने से पहले, फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे फिर भी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और ये लगे कि नहीं, मेरे वीडियोस स्टूडेंट्स को पसंद आ रहे हैं और मैं और अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करता रहूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को। हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में व्हाट इज मैटर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो जहां तक बच्चों मैटर की बात है, तो इस पूरे यूनिवर्स में मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सराउंडिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हमारा चैप्टर है ओनली मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो मैटर है उसको डिस्कस करने के लिए करेंगे हम लोग। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हमको दिख रहा है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, एवरीथिंग विच इज विजिबल, वो सारी चीजें मैटर की बनी हुई हैं, यानी मैटर। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी मैटर। ये ब्लैक बोर्ड है, ये भी मैटर। यहाँ चेयर रखी हुई है, ये भी मैटर। हमारी ये जो वॉल दिख रही है, ये भी मैटर की बनी हुई। तो जो कुछ भी हमको आसपास बच्चों दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ मैटर है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो सर जो है कोई बात नहीं हुई। अगर मान लीजिए एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि मैटर क्या है, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है। एक कोई एथेंटिक, एक क्लासिकल डेफिनेशन तो मैटर का होना चाहिए ना, है कि नहीं? होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक क्लासिकल डेफिनेशन तो होना ही चाहिए मैटर का, जिसको आप एग्जाम में राइट कर सको, जिसको आप कोई पूछे तो बड़े ही इजीली बता सको। अब यहाँ तो हमने कह दिया कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर। चेयर भी मैटर है, ये बेंच भी मैटर है, जो फर्नीचर दिख रहा है वो भी मैटर है, ये पेन भी मैटर है, ये ब्लैक बोर्ड भी मैटर है, ये दीवार भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, सब कुछ मैटर ही मैटर। सही बात है, सब कुछ मैटर ही मैटर। लेकिन एक डेफिनेशन तो होना चाहिए, डेफिनेशन इस मैटर का। तो मैटर का डेफिनेशन हम देते हैं कि वो सारी चीजें, वो सभी चीजें, ऑल थिंग्स, सभी चीजें जिनमें कुछ मास है। और ये भी आप जानते हैं कि अगर कोई चीज विजिबल है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो। जैसे मान लो कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम हैं, हमसे छोटे एनिमल्स हैं, एंट है, चींटी है, बहुत छोटी है। दूसरे इंसेक्ट्स हैं, बहुत छोटे हैं। हाथी की बात करें, एलिफेंट की बात करें, बहुत बड़ी। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनमें मास कुछ न कुछ तो है। चींटी का मास बहुत ही कम है, इवन 1 ग्राम से भी कम। और भी छोटे एनिमल्स हैं जिनका बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम मास है, लेकिन मास तो है, कुछ मास तो है। इसके अलावा अगर उनको किसी जगह पे रख दें तो कुछ स्थान ऐसा है जिसको वो लोग घेरते हैं, कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, कुछ जगह उनको चाहिए वहां रहने की। छोटी चीज है तो छोटी जगह चाहिए, बड़ी चीज है तो बड़ी जगह चाहिए। तो इसी टर्म में, मास और स्पेस ऑक्युपाई के टर्म में हम मैटर को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन कैसे राइट करते हैं हम? एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, which has mass, which has mass, जिसमें कुछ मास हो, and occupies some space, कुछ जगह भी उसको रखने के लिए चाहिए होगा।
जो कुछ जगह भी रखने के लिए अपने लिए जरूरी समझे, यानी उसको कहीं प्लेस करना है तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। दैट इज द मैटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको हम मैटर। तो ये तो हो गया मैटर। अब मैटर कितने तरह के होते हैं हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कुछ हमको सॉलिड चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी ठोस अवस्था में, जैसे ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, चेयर भी सॉलिड है, आपकी बुक भी सॉलिड है, ये दीवार भी सॉलिड है, ये सॉलिड। हम पानी देखते हैं, दूध देखते हैं, ऑयल देखते हैं, ये सब क्या है? फ्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं। इनको हम कहते हैं क्या? लिक्विड। और कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनमें मास तो होता है, जिनमें मास तो होता है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती, जगह भी घेरती हैं, स्थान भी उनको चाहिए, कुछ ना कुछ प्लेस चाहिए उनको कंटेन करने के लिए, उनको रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, लेकिन वो इनविजिबल होती है, हमको दिखाई नहीं देती। जैसे हवा हर जगह है, एयर हर जगह है, लेकिन वो हमको दिखती नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखेगी। आपने देखा हवा को? नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। किस कलर की होती है, किस रंग की होती है, कैसी होती है, ये मैंने देखा नहीं आज तक। हवा होती कैसी है? लेकिन हवा होती है। हवा को हम महसूस करते हैं। हवा हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। प्रेशर कब डालेगी? जब उसमें कुछ मास होगा। और जगह भी उसको चाहिए। एक कमरे में हवा होती है, वो कम होती है, बाहर चले जाओ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे पहले हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो क्लासिफाई हम मैटर को दो तरह से कर सकते हैं, एक फिजिकली, एक केमिकल। एक फिजिकली, एक केमिकल। तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन को चलिए, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में लोअर क्लासेस से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बेसिक ये 3 टाइप्स के मैटर हमारे होते हैं। तो हम कहते हैं कि 3 तरह का होता है सॉलिड, दूसरा टाइप हो गया लिक्विड, और तीसरा टाइप हो गया गैस। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। मॉडर्न अगर इस समय हम विजुअल थिंग्स को देखें तो 2 और भी क्लासेस बताए जाते हैं मैटर, 2 और भी क्लासेस बताए जाते हैं। हालांकि इस चैप्टर में आपके वो क्लासेस नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ उनका नेम बता दे रहा हूँ, उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो 2 और भी फिजिकल अपीयरेंस होता है। एक चौथा टाइप होता है प्लाज्मा का, और 5वां टाइप होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, तो ये 5 फॉर्म के मैटर होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहता है कि 3 टाइप नहीं, 5 टाइप के मैटर होते हैं। इसमें हम डिस्कस न प्लाज्मा की करेंगे, न बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस किसकी करेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की हम को डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट को, गैसियस स्टेट को और लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात सबसे पहले कर लेते हैं बच्चों। ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में इस वीडियोज़ में देख रहे हैं, जान रहे हैं, और आसपास की चीज़ों को जानने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसके साथ साथ अगर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपने ठीक से तैयार किया, अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मुझे बहुत ही पसंद है।
बेसिक चीज़ें बताने के लिए, बेस की बातें आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों चैप्टर ठीक से आपके समझ में आ गए तो केमिस्ट्री आपके समझ में आने लगती है, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आने लगता है और आपका मन लगने लगता है। तो इन 2 चैप्टर्स को मैं बहुत पसंद करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को भी पसंद आए। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इसकी सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड। सॉलिड, तो जो सॉलिड होते हैं, सभी मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत ही छोटे। जैसे आप एक चाक ले लो, सबसे इजीली ब्रेक होने वाली चीज़ है चाक, इसलिए मैंने आपको बताया एग्जाम्पल क्या दिया चाक, कि आप चाक ले लो और चाक लेने के बाद आप उसके छोटे छोटे बारीक टुकड़े करो, टुकड़े करते हुए चले जाओगे, पाउडरी हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप और छोटे पार्टिकल्स उसके नहीं कर पाओगे। मतलब जैसा चाक हमको दिख रहा है एकदम वैसा ही नहीं है, बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। वो पार्टिकल्स चाक के सभी कैरेक्टर को तो शो करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं। उन सबको कंबाइन करके हमारे पास अगर जो चाक का लेंथ है वो पूरा लेंथ बनता है। जैसे ये पेन ही है, या फिर हमारे हाथ में ये जो मार्कर है, ये इतना लेंथ लिए हुए है, इसमें मटेरियल्स जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है सॉलिड ही है, लेकिन इस सॉलिड के भी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपस में जुड़ के कंबाइन होके इसको इतना बड़ा लेंथ दे रहे हैं। हमारी बॉडी ही है, हमारी बॉडी में बहुत छोटे यूनिट्स हैं जिनको हम सेल कहते हैं, उन सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी। उसी तरह सभी मैटर जो हैं बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन माइन्यूट पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये 3rd और 4th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आपके कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इनको हम पार्टिकल्स ही कहेंगे। तो होता क्या है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, ब्लॉकबस्टर हैं, जिनसे मिलके ये बना हुआ है, सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं। और 2 ऐसी चीजें जो मास को कंटेन करती हैं, जिनमें कुछ मास होता है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उनके बीच डिस्टेंस जितना ही कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही अधिक होता है। 2 चीजें हैं, जितनी पास आप रखोगे उनमें उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से जब सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े ही पास हैं, बहुत ही पास हैं, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत अधिक होता है, जिसके वजह से ये एनर्जी मिलने के बाद भी कुछ एनर्जी इनको एक्स्ट्रा दे भी दी जाए इन पार्टिकल्स को, तो ये अपने जगह से हटते नहीं हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं और कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी पार्टिकल, मैंने बताया था फिजिक्स पढ़ाते समय जब मोशन और रेस्ट पढ़ा रहा था, इसके पहले के जो वीडियोस आए हुए हैं तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट के कंडीशन में हो। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, जिनसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और ये अपने जगह पे केवल वाइब्रेट करते हैं, अपने जगह को छोड़ के नहीं हटते हैं। इसीलिए ऐसा शेप हमको दिखता है सॉलिड का, जो भी शेप दिखता है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया सॉलिड का? सॉलिड्स हैव, लिखो, एक सॉलिड की बात नहीं, सभी सॉलिड्स की बात। डेफिनिट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है, और उस निश्चित आकार कितना स्पेस कवर अप करेगा उसी को वॉल्यूम कहते हैं। कितना स्पेस वो कवर अप करेगा उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और ये सॉलिड अगर है तो ये भी फिक्स है कि ये जितना जो है कि इसका लेंथ है और जितनी इसकी थिकनेस है उतना ही प्लेस ये ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे हमने रख दिया तो उतना ही प्लेस ये ऑक्युपाई करेगा, देखो इतना ही प्लेस ये ऑक्युपाई कर रहा है। तो डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। दूसरा क्या हो गया? सॉलिड्स है डेफिनिट वॉल्यूम, यानी
इसका शेप भी डेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। थर्ड थिंग हमने आपको बताया, सॉलिड्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स have solid are क्लोजली कंपैक्ट, एक दूसरे से पूरी तरह से इतने क्लोज होते हैं कि जुड़े हुए होते हैं, आपस में बंधे हुए, और द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, उन ब्लॉकबस्टर्स को, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है, सबसे अधिक होता है। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अंदाजा लो, क्या लिख सकते हैं? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट at their fixed position, अपने फिक्स्ड पोजीशन पे रहते वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात सॉलिड, मतलब सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं, जिनसे उनके बीच जो फोर्स है, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बहुत अधिक होता है। और उस अधिक फोर्स होने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करते हैं, वहां से हट के दूसरी जगह नहीं जा सकते। These are some characteristics of solid. अब बात करेंगे हम लिक्विड की। सेकेंड स्टेट लिक्विड, सेकेंड फिजिकल स्टेट लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड स्टेट का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। पानी का कोई शेप देखा आप लोगों ने? कोई भी शेप, किसी भी तरह का शेप नहीं, उसका शेप आप नहीं बता सकते, पानी का कोई शेप नहीं बता सकते, दूध का कोई शेप नहीं बता सकते, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, आकार आप नहीं बता सकते। हाँ, उसका वॉल्यूम जरूर बता सकते हैं कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 5 लीटर है। शेप उसका वही होता है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है। आप एक बाल्टी में रखो, उसके शेप का वो बन जाएगा, एक ग्लास में भरो, ग्लास के शेप का बन जाएगा, आप एक कटोरे में रखो, कटोरे के शेप का बन जाएगा, जिसमें आप रखोगे उस शेप में वो आ जाएगा। तो लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता, लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप, कोई डेफिनिट शेप नहीं है, कोई डेफिनिट शेप नहीं। बट लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट है, डेफिनिट वॉल्यूम, कितना वो जगह घेरेगा ये फिक्स है। इसके अलावा क्या, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के अपेक्षा दूर दूर होते हैं। मैंने बताया कि अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक हो जाएगा, बिकॉज दे कैन फ्लो, जिसकी वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। लिक्विड्स एक सर्टेन जो है डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। तो अगला कैरेक्टर क्या हो गया, लिक्विड
liquids can flow in a certain direction. क्यों? The constituent particles have some greater space between them than the सॉलिड्स की तुलना में इनमें जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है वो अधिक होता है। पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो अधिक होता है। और द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between in liquids is weaker than सॉलिड्स से वीक इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो दो स्टेट हम लोगों ने देखा, अब तीसरे स्टेट की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं। गैसेस, अब हम बात करेंगे गैसेस की। तो तीसरा स्टेट हो गया गैस। तीसरा स्टेट हो गया गैस। गैस में क्या होता है, ये इनविजिबल होता है, इसको हम देख ही नहीं सकते, इसका कोई आकार तो है नहीं। मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया, गैसेस है नो डेफिनिट शेप, कोई डेफिनिट शेप नहीं है। और दूसरा, ये कितना प्लेस ऑक्युपाई करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, यानी इनका वॉल्यूम भी गारंटेड नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, लगभग आपके घर एलपीजी आती है, गैसियस स्टेट में होती है, लगभग 14 kg ऑफ गैस आपके बॉटल में आता है, 14 किलो गैस आता है आपके बॉटल में। नाप को अगर हम खोलें तो थोड़े ही समय में उसमें से थोड़ा सा निकला, 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम ही निकला, तो होगा क्या, पूरे कमरे में फैल जाएगा। कमरे के जिस कोने में भी जाएंगे उसकी गंध आपको महसूस होगी। यानी थोड़ा सा भी आपने लिया तो पूरे कमरे में जहाँ तक स्पेस मिला वहाँ तक वो फैल गया। तो उसके वॉल्यूम को कितना वो जगह घेरेगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते। एक छोटे से बॉटल में आपने 14 किलो रख दिया छोटे से जगह में, और वही थोड़ा सा उसमें से निकला पूरे कमरे में फैल गया, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ये कितना जगह घेरेगा, कितना स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ये भी निश्चित नहीं है। तो हम कह सकते हैं गैसेज है नो डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है इनका, शेप भी नहीं है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इनको भी फ्लूइड हम कहते हैं, ये भी फ्लो कर सकते हैं लिक्विड की तरफ, और किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मतलब लिक्विड का तो फिक्स डायरेक्शन है, अगर आप ऊपर गिराओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, फर्श पे गिराओगे तो फर्श में जिधर स्लोप होगा, जिधर की तरफ ढलान होगी उधर की तरफ फ्लो करेगा, अधिक से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका तो फिक्स डायरेक्शन है कि लिक्विड जो है एक फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। लेकिन गैसेज के लिए ऐसा नहीं, अगर आप यहाँ गैस छोड़ते हो ऊपर भी जा सकता है, दाहिने भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वहाँ तक वो फैल जाएगा। मीन्स गैसेज कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकते हैं, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकते हैं, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती हैं
जितने भी डायरेक्शंस इनको पॉसिबल हैं, जहाँ तक ये जा सकता है, इनको जगह मिलेगा, उधर ये फ्लो कर सकती है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत अधिक होता है। मतलब अगला कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, द स्पेस बिटवीन constituent particles is ग्रेटेस्ट होता है ना। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे अधिक होता है। लिक्विड में भी इनसे कम होता है, सॉलिड्स में तो और भी कम होता है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर इन गैसेस में नहीं के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसी वजह से वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। तो ये हो गए तीनों स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। चलिए, तो आज हमने मैटर को समझा, उसके फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझा। अगले वीडियो में हम आपको इन स्टेट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वजह है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैसेज में कन्वर्ट हो सकती है, उसके पीछे क्या रीजन है मेनली, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।